बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ट्रैक्स। ये रॉबिन डेविडसन की जिंदगी की, उसके साहस की, उसके सफर की सच्ची कहानी है। साल 1975 रॉबिन को दिखाया जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से टाउन में, जिसका नाम एलिस स्प्रिंग्स है, वहां अपने डॉग के साथ आती है। वो अपना घर छोड़कर यहाँ पर आई है। दरअसल उसका मकसद है कि वो ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान को पार करे, जो 2700 किलोमीटर लंबा है। ये ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तान हिंद महासागर पर खत्म होता है। ये सफर इतना आसान नहीं होगा। इस सफर में उसकी जान भी जा सकती है, और इस रेगिस्तान को पार करने के लिए उसे 3 ऊंट चाहिए होंगे, ताकि वो उस पर अपनी जरूरत का सामान ढोकर अपने सफर को शुरू करे। और इस वक्त उसके पास पैसे नहीं होते। वो कई लोगों को लेटर्स भी लिखती है, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिलती। इसीलिए टाउन में उसे एक छोटी मोटी जॉब करनी पड़ती है। उसे रहने के लिए कमरा भी मिल जाता है, पर उसका एक ही मकसद है कि वो उस रेगिस्तान को, जिसकी लंबाई 2700 किलोमीटर है, किसी भी कीमत पर पार करे। पर वो जिस किसी को अपने इस प्लान के बारे में, अपने सफर के बारे में बताती है, उस पर कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि इतने लंबे सफर पर रेगिस्तान से होकर जाना अपनी जान से खेलने के बराबर है। आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन अब उसने ठान लिया है। इसीलिए वो ऊंटों के एक फार्म में जाती है, जिसके ओनर का नाम कर्ट होता है। वो कर्ट को अपने सफर के बारे में बताती है और कहती है कि मुझे 3 ऊंट चाहिए, ताकि मैं अपना सफर शुरू कर सकूं। कर्ट कहता है कि यह संभव नहीं है। वो बताती है कि सन 1935 में मेरे पिता ने अफ्रीका के रेगिस्तान को, जिसका नाम कालाहारी है, उसे पार किया था, और अब मैं इस रेगिस्तान को पार करना चाहती हूँ। कर्ट कहता है कि मैं तुम्हें 3 ऊंट दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए 8 महीनों तक तुम्हें मेरे फार्म में बिना पैसों के काम करना होगा। इससे तुम्हें ऊंटों की भी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। वो कहती है ठीक है, इसके लिए हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। कर्ट कहता है कि मैं अपनी जबान से कभी नहीं मुकरता, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। रॉबिन उसकी बात मान जाती है, और अब वो अपनी जॉब छोड़कर कर्ट के फार्म में आ जाती है। हालांकि कर्ट की वाइफ उसे कहती है कि तुम इसी घर में रह सकती हो, लेकिन रॉबिन घर के अंदर नहीं, बल्कि घर के बाहर अपना टेंट लगाती है। दरअसल वो एक्सपीरियंस करना चाहती है कि घर के बाहर कैसे रहा जाता है। कर्ट उसे कहता है कि तुम्हें जूते और चप्पल नहीं पहनने चाहिए, ताकि तुम्हारे पैर मजबूत हो जाएं। इससे तुम्हें अपने सफर में आसानी होगी। वो उसकी बात मान जाती है, और अब वो फार्म में दिन रात काम करती है। कर्ट उसे बहुत ज्यादा काम लेता है। वो भी पूरी मेहनत से ऊंटों की देखभाल करती है, जिससे उसे ऊंटों के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाती है। 8 महीने बीत जाते हैं, और अब वो कर्ट के पास जाती है। कहती है कि मैंने अपना वादा पूरा किया। 8 महीनों से मैं तुम्हारे फार्म में काम कर रही हूँ। अब वादे के मुताबिक तुम्हें मुझे 3 ऊंट देने होंगे। कर्ट कहता है कि मैंने कोई वादा नहीं किया, तुम मेरे फार्म से निकल जाओ। और वो रॉबिन को अपने फार्म से निकाल देता है। रॉबिन को इससे बहुत दुख होता है। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि उसने सोच लिया था कि अब उसका सफर शुरू होने वाला है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से एक बार फिर से उसका सफर रुक गया। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। रास्ते में उसे एक अबेंडेंड घर दिखता है। वहीं पर वो रहने का फैसला करती है। यहाँ पर एक और ऊंटों का फार्म होता है। वो उस फार्म के ओनर के पास जाती है और बताती है कि कर्ट ने उसके साथ क्या किया। साथ ही वो ये भी कहती है कि मैं अपने सफर को जल्द से जल्द शुरू करना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे 3 ऊंटों की जरूरत होगी। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें इस सफर पर नहीं जाना चाहिए, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। पर उसने तय कर लिया, इसीलिए वो कहती है कि मैं अपने सफर को किसी भी कीमत पर पूरा करूंगी। बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम मेरे फार्म में काम करो, और 1 महीने काम करने के बदले मैं तुम्हें 1 ऊंट दे सकता हूँ। वो उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद वो उसके फार्म में काम करना शुरू कर देती है। एक दिन रॉबिन से मिलने उसके कुछ दोस्त आते हैं। रॉबिन को इस हालत में देखकर उन्हें उस पर बहुत तरस आता है। वो रॉबिन को समझाते हैं कि तुम्हें अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए, पर रॉबिन ने ठान लिया है। वो किसी भी कीमत पर अपने सफर को, अपनी सोच को पूरा करना चाहती है। उसे अपने दोस्तों की कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि उसका दिमाग उनसे पूरी तरह से अलग है। इन्हीं में एक फोटोग्राफर भी होता है।
जो उसे सलाह देता है कि तुम्हें नेट जियो से यानी कि नेशनल ज्योग्राफिक चैनल से अपने सफर को स्पॉन्सर करवाना चाहिए, इससे तुम्हें फंडिंग मिल जाएगी। दरअसल वो खुद नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में फोटोग्राफर है। अगले दिन उसके सभी फोटोग्राफर दोस्त चले जाते हैं। देखते देखते 1 महीना बीत जाता है। 1 महीना बीतने के बाद वो बूढ़ा आदमी जिसके फार्म में वो काम कर रही है, अपने वादे के मुताबिक वो उसे एक फीमेल ऊंट देता है, लेकिन अब भी उसे 2 और ऊंटों की जरूरत है। जल्दी उसे पता चलता है कि ये जो फीमेल ऊंट है ये प्रेग्नेंट है, जिसका मतलब ये है कि उसे अब भी कुछ वक्त तक इंतजार करना होगा ताकि वो अपने बच्चे को जन्म दे और तब तक वो 2 और ऊंटों का इंतजाम कर ले। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, इसीलिए एक बार फिर से वो कर्ट के फार्म में जाती है ताकि वो उससे 2 ऊंटों की डिमांड कर सके। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि कर्ट ने अपना फार्म किसी और को बेच दिया और अब वो इस नए ओनर को कर्ट और अपनी डील के बारे में बताती है, लेकिन वो कहता है कि कर्ट ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया, इसीलिए मैं तुम्हें ऊंट नहीं दे सकता। वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है पर नया ओनर साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद वो अंदर चला जाता है जहां पर वो एक ऊंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसे ऊंटों के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, इसीलिए रॉबिन उसकी मदद करती है। वो ऊंट को कंट्रोल कर लेती है और उसे अपनी मजबूरी बताती है। इसके बाद वो नया ओनर उसे 2 ऊंट दे देता है। वक्त काफी बीत चुका है, इसीलिए उसके पास जो फीमेल ऊंट होती है उसने भी अब तक एक बच्चे को जन्म दे दिया है। वो अपना सफर शुरू करने वाली है, इसीलिए वो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वालों को अपने सफर के बारे में एक लेटर लिखती है और अब वो यहाँ से निकलने के लिए तैयार है। साल होता है 1977। उसे यहाँ पर रहते हुए 2 साल बीत चुके हैं। वो बूढ़ा फार्म का ओनर जिसने उसकी मदद की थी, जिसने उसे एक फीमेल ऊंट दिया था, वो कहता है कि कभी भी अगर तुम किसी मेल ऊंट को अपनी तरफ भागते हुए देखो तो उसे बिना सोचे समझे गोली मार देना, वरना वो तुम्हें मार देगा। वो सफर के लिए उसे अपनी एक पिस्टल भी देता है। रॉबिन ने अपने डैड और अपनी सिस्टर को लेटर लिखा था, वो उससे मिलने के लिए आ जाते हैं। हालांकि रॉबिन की सिस्टर नहीं चाहती कि वो इस सफर पर जाए और उसके डैड जो खुद इस तरह के सफर को तय कर चुके हैं वो उसे एनकरेज करते हैं। साथ ही नेशनल ज्योग्राफिक वालों का उसे रिप्लाई आ जाता है जो उसे कहते हैं कि हम तुम्हें स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हैं, पर हमारा एक फोटोग्राफर तुम्हारे सफर के दौरान जब भी तुम किसी कस्बे से होकर गुजरोगी और वहां पर अपना डेरा डालोगी तो हमारा एक फोटोग्राफर वहां पर आकर तुम्हारी फोटोज लेगा। और वो फोटोग्राफर वही उसका दोस्त होता है जिसने उसे सलाह दी थी कि नेशनल ज्योग्राफिक चैनल तुम्हारे काम में, तुम्हारे सफर में तुम्हें फंडिंग कर सकता है। जल्दी वो वहां पर उसके लिए सफर की बहुत सारी सप्लाई लेकर पहुंच जाता है और अब वो उस सारी सप्लाई को अपने 3 ऊंटों के ऊपर लाद कर सफर पर जाने के लिए तैयार है। जाने से पहले वो फार्म के बूढ़े ओनर को और अपने परिवार को अलविदा कहती है। उसके सफर में उसके साथ उसका डॉग, 3 बड़े ऊंट और 1 ऊंट का बच्चा होता है। ये रास्ता बहुत ही कठिन है, लेकिन वो लगातार अपने सफर पर आगे बढ़ती ही चली जाती है। रास्ते में जो भी उसके सामने छोटा मोटा गांव या कस्बा आता है वो वहां पर डेरा डालती है, जहां पर पहले से उसका दोस्त जो कि नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वालों का फोटोग्राफर है वो उसका इंतजार कर रहा होता है, जहां पर वो उसकी फोटोज लेता है। दरअसल इसे पता होता है कि वो किस रूट से किस तरह से अपने सफर को तय करने वाली है। अब उसके इस सफर की न्यूज़पेपर पर छपना शुरू हो जाती है, जिससे उसके इस कठिन 2700 किलोमीटर के सफर के बारे में बहुत से लोगों को पता चल जाता है। 29 दिनों तक वो लगातार चलती रहती है, जिसके बाद उसके सामने एक ओल्गा पार्क आता है। वो उस पार्क के थ्रू जाना चाहती है, ये एक शॉर्टकट है, पर उसे यहाँ से जाने की परमिशन नहीं मिलती। वो वहीं पार्क के बाहर अपना डेरा डाल लेती है। एक बार फिर से फोटोग्राफर उसके पास आता है जो वहां पर उसकी फोटोज लेता है, जो रॉबिन को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वालों के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है। अगली सुबह एक बार फिर से वो अपने सफर को शुरू करती है। अब उसे घूम कर जाना होगा, जो कि रास्ता पहले से भी लंबा है। कुछ दिन चलने के बाद जब वो एक जगह पहुंचती है तो फोटोग्राफर उसके पास एक बार फिर से आता है और जब ये दोनों एक साथ होते हैं तभी वहां पर एक तूफान आ जाता है। लेकिन फोटोग्राफर उसकी मदद करने की बजाय उसकी फोटोज ले रहा होता है ताकि उसे रॉबिन के स्ट्रगल की फोटोज मिल सके। रात को ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं और अब अकेले होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। हालांकि इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई प्यार नहीं है।
रॉबिन एक बार फिर से अपने सफर को शुरू करती है। कई दिनों तक वो चलती रहती है और आज चलते चलते उसे पूरे 61 दिन बीत चुके हैं। रास्ते में बहुत कम ऐसी जगह होती है जहां पर उसे और उसके ऊंटों को पीने के लिए पानी मिलता है। वहां पर वो अच्छे से पानी पीकर एक बार फिर से अपने सफर को शुरू करते हैं। रॉबिन बहुत ज्यादा थक चुकी है, उसे उस बीहड़ में सोना पड़ता है और एक सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि उसके ऊंट उसके आसपास नहीं है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि ऊंट का उसके आसपास ना होने का मतलब है कि उसकी जिंदगी का यहीं पर खात्मा हो जाएगा। खाने पीने की सारी सप्लाई ऊंटों के ऊपर होती है और अब वो अपने ऊंटों को ढूंढना शुरू करती है। जल्दी उसे अपने ऊंट मिल जाते हैं। इतना लंबा सफर तय करने की वजह से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। वो अपना आपा खो देती है, जिसका गुस्सा वो अपने ऊंट के ऊपर निकालती है। अब लगातार चलते चलते वो एक कस्बे तक पहुंचती है जो कि यहाँ के नेटिव लोगों का है। रॉबिन तय करती है कि अगले 2 दिन वो यहीं पर रुकेगी ताकि उसे आराम मिल जाए। फोटोग्राफर अपने साथी के साथ यहाँ पर आ जाता है। रॉबिन से मिलकर वो बहुत खुश होता है। यहाँ के नेटिव लोगों से उसे पता चलता है कि आगे एक ऐसा इलाका आने वाला है जो कि एक खास कबीले का है। वो अपने इलाके के दूर दूर तक किसी भी फीमेल को नहीं आने देंगे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बाहर की फीमेल के आने से उनका इलाका अपवित्र हो जाएगा। लेकिन रॉबिन के साथ अगर यहाँ का कोई नेटिव आदिवासी हो तो वो उसे उस रास्ते को क्रॉस करने देंगे। यहाँ के लोग जब अपने एक रिचुअल को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो फोटोग्राफर चुपके से उनकी फोटोज ले लेता है जो यहाँ के नेटिव लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए वो रॉबिन की मदद नहीं करते। और अब रॉबिन को दूसरे रास्ते से जाना होगा जो कि बहुत ही लंबा है, साथ ही इतना खतरनाक कि आज तक किसी इंसान ने उस रास्ते को पार नहीं किया। वहां पर मौत निश्चित है, पर अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो धीरे धीरे अपने सफर पर आगे बढ़ती है। उसके ऊंट और वो सब के सब बहुत ज्यादा थक चुके हैं और एक दिन जब वो आराम कर रही होती है तभी वो देखती है कि बीहड़ के 3 मेल ऊंट भागते हुए उसी की तरफ आ रहे हैं। उसे बूढ़े ओनर की बात याद आ जाती है। वो अपनी गन निकालती है और उनमें से 2 को ना चाहते हुए भी गोली मार देती है। ऐसा करते हुए उसे बहुत दुख होता है, लेकिन उसे अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। अब चलते चलते रॉबिन एक नदी तक पहुंच जाती है जिसमें पानी बहुत कम होता है। वहां पर वो और उसके ऊंट अपनी प्यास को बुझाते हैं। तभी यहाँ पर 4 लोग आते हैं जिसमें से 3 यहीं पास के कबीले के हैं और एक ऑस्ट्रेलियन। रॉबिन उन्हें अपने सफर के बारे में बताती है कि किस तरह से वो 2700 किलोमीटर को पार करके इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर तक जाना चाहती है। वो कहता है कि जिस रास्ते से तुम जा रही हो ये बहुत ही लंबा है, वहां पर तुम भटक सकती हो, तुम्हें सीधे रास्ते से जाना चाहिए। रॉबिन बताती है कि वहां से मैं नहीं जा सकती क्योंकि वहां के जो आदिवासी जो नेटिव लोग हैं वो अपनी धरती को पवित्र समझते हैं और किसी भी अनजान फीमेल को वहां से नहीं गुजरने देंगे। ऑस्ट्रेलियन उसकी मदद करता है और अपने एक साथी को जो कि यहीं का मूल निवासी है, जिसे थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है, उसे उसके साथ भेज देता है। और अब उसके सफर में उसके साथ एक नेटिव आदमी भी है, इसीलिए वो सीधे रास्ते से जाने का फैसला करती है। कई किलोमीटर चलने के बाद ये एक जगह पहुंचते हैं जहां पर इन्हें एक आदमी मिलता है जो खुद एक ट्रैवलर होता है। बिन उसे एक लेटर देती है और कहती है कि मेरी सप्लाई खत्म हो चुकी है, क्या इस लेटर को तुम नेशनल ज्योग्राफिक चैनल तक पहुंचा सकते हो। वो कहता है क्यों नहीं। साथ ही यहाँ पर जो उसके साथ बूढ़ा आदमी होता है उसका सफर यहीं तक का है क्योंकि उसने उस पूरे एरिया को पार कर लिया है जहाँ के नेटिव लोग उसे शायद अकेले उस एरिया को पार नहीं करने देते। पर रॉबिन कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आगे भी चलो। वो कहता है कि मेरे जूते खराब हो चुके हैं, इसीलिए वो ट्रैवलर से उसके जूते मांगती है। और अब ये दोनों अपने ऊंटों के साथ और डॉग के साथ आगे का सफर तय करते हैं। अगले 20 दिनों तक ये लगातार चलते रहते हैं। रास्ते में उसके साथ जो बूढ़ा आदमी होता है वो एक कैंगरू का शिकार भी करता है जिसे रॉबिन कट करने वाली होती है, लेकिन उसके साथ जो बूढ़ा आदमी है वो कहता है कि यहाँ के कुछ रूल्स हैं, फीमेल किसी भी शिकार को कट नहीं कर सकती। और अब ये आगे चलते हुए
एक कस्बे तक पहुंच जाते हैं जहां पर फोटोग्राफर पहले से उसका इंतजार कर रहा था। दरअसल ट्रैवलर को जो उसने लेटर दिया था उस लेटर में इसी जगह की इंफॉर्मेशन थी, और अब जो यहाँ से आगे का बीहड़ है वो और भी खतरनाक है। वहाँ दूर दूर तक पानी का कोई इंतजाम नहीं है, यानी कि प्यास से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। साथ ही उसके साथ जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है कि मेरा सफर खत्म हुआ, अब मुझे यहाँ से लौटना होगा। वो यहाँ से लौट जाता है। उसके साथ जो फोटोग्राफर है वो कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि बीच बीच में मैं पानी का इंतजाम कर सकूं। रॉबिन अपने सफर को तय करती है। वो अगले कई दिनों तक अपने ऊँटों के साथ और डॉग के साथ लगातार चलती रहती है, और अब वो इतनी ज्यादा थक चुकी है कि उसका दिमाग उसका साथ छोड़ देता है। वो अजीब अजीब सी चीजों को हेलुसिनेट करने लगती है। कभी वो बिना कपड़ों के चलती है, साथ ही उसके पास जो उसका दिशा का कंपास होता है जिससे उसे दिशा के बारे में पता चलता है वो भी खो जाता है। और बहुत ढूंढने के बाद उसे कंपास मिल जाता है, जिसके बाद एक बार फिर से वो अपनी दिशा देखती है और लगातार चलती रहती है। कई दिन चलने के बाद वो एक घर के बाहर पहुंचती है जहां पर एक बूढ़ी औरत होती है। उसे लगता है कि ये भी वो हेलुसिनेट कर रही है, पर ये सच होता है। वो उसे अपने घर में इनवाइट करती है जहां पर वो पानी पीती है, खाना खाती है। कई दिनों के बाद आज वो नहाई है। कुछ दिन यहाँ बिताने के बाद एक बार फिर से वो अपना सफर तय करती है। रास्ते में उसका डॉग बहुत ज्यादा प्यासा होता है, इसीलिए गलती से वो पॉइजन पी लेता है। यहाँ पर उसने अपने डॉग को खो दिया है, जिससे उसे बहुत दुख होता है क्योंकि पूरे सफर में उसका डॉग उसके साथ था। साथ ही उसे अब ये नहीं पता कि वो अपने सफर को पूरा कर पाएगी भी या नहीं। वो बहुत ज्यादा थक चुकी है, मेंटली वो पूरी तरह से टूट चुकी है, पर फिर भी लगातार वो चलती रहती है। और एक दिन जब वो आराम कर रही होती है तो वहाँ पर बहुत सारे जर्नलिस्ट आते हैं, क्योंकि अब तक सबको उसके इस सफर के बारे में पता चल चुका है। पर रॉबिन किसी से नहीं मिलना चाहती। उसकी दिमागी हालत ऐसी नहीं है कि वो लोगों को इंटरव्यू दे, लोग उसकी फोटो खींचे, ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए वो यहाँ से निकल जाती है और वो अपने दोस्त फोटोग्राफर को, जो कि नेशनल ज्योग्राफिक में काम करता है, बता देती है कि वो अपने सफर को कहाँ पर खत्म करेगी। लगातार चलते चलते फाइनली वो समंदर के किनारे पर पहुंच जाती है, जो कि इंडियन ओशियन है, यानी कि हिंद महासागर। उसने 2700 किलोमीटर की जानलेवा सफर को तय किया है। उसका दोस्त फोटोग्राफर भी यहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद वो समंदर में एक गोता लगाती है और पानी के अंदर हमें रॉबिन को दिखाया जाता है, जिसने वो कर दिखाया जो आज से पहले कभी किसी इंसान ने नहीं किया। और इसी के साथ रॉबिन की जिंदगी की ये सच्ची कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।